एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो बुक है वो हमारी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम जो है वो देख ली थी। तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो है गवर्नमेंट्स अप्रोच। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या अप्रोच यूज़ करती है उस चीज़ को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो एक एक्शन लेती है अबाउट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया जो है उसका क्या पॉसिबल डिवीजन हो सकता है, उस पर जो गवर्नमेंट है वो एक एक्शन लेती है इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइजेस में किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। जो मुस्लिम लीग है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करती थी, यानी कि मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिसीज होती थी या फिर जो भी एक्शंस होते थे वो पसंद नहीं आते थे। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही अपोजिट थे एंड टुक दे व्यू दैट स्टेट्स, और ये जो मुस्लिम लीग है वो कहती है कि जो स्टेट है उनको हमें उनको हमें इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। दे शुड बी फ्री, कि वो बिल्कुल फ्री है जिस तरीके से वो जहाँ पर जाना चाहती है, वेदर टू इंटीग्रेट इन इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहे, तो वो फ्री है। सरदार पटेल जो हैं वो इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया। जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नेगोशिएट करने में, उनके साथ डिस्कस करने में, उनको परसुएड करने में, मतलब जो सरदार पटेल थे यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर प्रिंस रूल करते थे। अब ये जो सरदार पटेल है, इन्होंने ये जो प्रिंसेस है इनसे जाकर इनको परसुएड किया कि ये इंडिया के साथ मिल जाए। फॉर्मली स्ट्रांगली भी कहा, बट डिप्लोमेसी के तरीके से भी इनको कन्विंस किया एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन, और काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडियन यूनियन में मिला दिया। अब ये इजी दिख रहा होगा बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसको एक स्किलफुल परसुएशन चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्किलफुल पर्सन चाहिए जो परसुएड कर सके जो भी वहाँ पर किंग थे। अब वहाँ पर जैसे 26 स्मॉल स्टेट्स थी जिसको हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं, तो उसी ओडिशा में उस टाइम पर 26 स्मॉल स्टेट्स थी। सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, उसमें 14 बिग स्टेट्स थी एंड 119 वहाँ पर स्मॉल स्टेट्स थी, और बहुत सारे न्यूमरस जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो भी थे। जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो उसने 3 कंसिडरेशंस को फॉलो किया। पहली चीज़ क्या थी कि जो लोग हैं ना, प्रिंसली स्टेट्स के जो ज़्यादातर लोग हैं वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाए। ठीक है, तो 3 कंसिडरेशन के द्वारा उनको गाइड किया गया कि एक तो ये था कि जो लोग हैं वो ये चाहते थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं वो चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन में मिल जाए, लेकिन वहाँ के राजा वगैरह ऐसा नहीं चाहते थे। जो गवर्नमेंट थी उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया कि वो इन अलग अलग रीजन्स को, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इन सभी रीजन्स को ऑटोनॉमी दे सके। ठीक है, इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो पावर है वो दे सके। जो आइडिया था, द आइडिया वाज टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन, यानी कि एक ऐसा अप्रोच लगाया जाए, एक ऐसा आइडिया लगाया जाए जिससे जो रीजन्स है उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। तीसरी चीज क्या थी, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन विच ब्रोट इनटू focus the contest over demarcation of the territory. Integration and consolidation of territorial boundaries of nation had assumed supreme importance. जो integration था, जो consolidation था territorial boundaries का, यानी कि इंडिया के साथ मिलना, जो बाकी की कंट्रीज थी, जो बाकी की स्टेट्स थी
तो उन स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाना ही मेन फोकस था, कि इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना था उन सारी स्टेट्स को। यही सुप्रीम इम्पोर्टेंस इसी चीज़ को दी गई, इसी पर मेन फोकस रखा गया। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले, 1947 से पहले, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। यहाँ पर जो ये वर्ड है कॉन्टिग्यूस, इसका मतलब होता है शेयरिंग कॉमन बॉर्डर। कॉमन बॉर्डर जो है उसको शेयर करना। तो जो जितनी भी स्टेट्स थी तो वहाँ पर पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल डिस्कशन, पीसफुल तरीके से डिस्कशन किया गया। जिनकी जो टेरिटरीज थी वो सेम बॉर्डर को शेयर करती थी, तो वहाँ पर नई बाउंड्रीज को क्रिएट किया गया इंडियन यूनियन में। और जो रूलर्स थे स्टेट्स के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया जिसको कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब था कि वो एग्री कर लेते हैं कि वो इंडिया के यूनियन के पार्ट हैं। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, तो ये जो कुछ स्टेट्स थी तो इनके लिए डिफिकल्ट था। ये इन्होंने बहुत जल्दी अपने जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ नहीं मिलाई थी। जो इशू था जूनागढ़ का, उसको एक प्लेबिसाइट के द्वारा सॉल्व किया गया। इसका मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाय एलिजिबल वोटर्स टू डिसाइड एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन, कि कोई भी पब्लिक क्वेश्चन है तो उस पर एक डायरेक्ट वोट जो है वो किए जाते हैं। पब्लिक क्वेश्चन पर एक डायरेक्ट वोट की जाती है, यानी कि लोगों के द्वारा वहां पर वोट की गई थी। और इस वोट के तरीके से ही जूनागढ़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो ज्वाइन हो इंडिया के साथ, तो इसलिए फिर ये बाद में इंडिया के साथ मिला। So you will read about Kashmir in chapter 8 and here let us look at the cases of Hyderabad and मणिपुर। अब यहाँ पर दो केसेस के बारे में हम देखेंगे, एक तो हैदराबाद के बारे में एंड दूसरा कौन सा है, मणिपुर के बारे में। तो सबसे पहले हैदराबाद के बारे में यहाँ पर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको एक गवर्नमेंट अप्रोच वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।